दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा कि एक बहुत बड़े फिल्म स्टूडियो में जहां हर रोज हजारों लोग काम करते हो, जहां बड़े बड़े स्टार्स आते हो, वहां एक कोने में बैठा एक आदमी सिर्फ इसलिए दुखी हो क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्यों? क्योंकि उसे वो काम नहीं मिला जो वो चाहता था। ये कहानी है उन लोगों की जो एक चमकती दुनिया में रहते तो हैं, लेकिन खुद अंधेरे में। ये है पोइट्स एंड पैनकेक्स, अशोक मित्रा की लिखी हुई एक हल्की फुल्की लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी। क्लास 12 फ्लामिंगो का पोइट्स एंड पैनकेक्स जो स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा हाइप्ड चैप्टर है कि टिपिकल है, क्रिटिकल है, समझ में नहीं आता है। तो इस स्टोरी एक्सप्लेनेशन में, इस वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपको उसके सारे के सारे जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उसकी क्लैरिटी जो है ना वो मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट जो है वो ना रहे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके कैरेक्टर स्केचेस, फिर थीम्स और फिर स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही जो टिपिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके सामने लेकर आता रहूं बड़े ही इजीएस्ट मैनर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर स्केच है हमारा नैरेटर का, शोक मित्रा। द नैरेटर इज ऑब्जर्वेंट, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट है, इंटेलिजेंट है, ह्यूमरस है। ही वर्कड इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज एंड डिस्क्राइब्स द स्टूडियो एनवायरनमेंट। स्टूडियो के एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करते हैं बड़े ही समझदारी से और आयरनी के साथ। ही केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं बड़े ही ध्यान से बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के बिहेवियर को, उनके आसपास जो है। और हाईलाइट करते हैं द आर्टिफिशियल वर्ल्ड ऑफ सिनेमा की, कैसे जो सिनेमा की जो दुनिया है ना वो क्या है, आर्टिफिशियल है, दिखावटी है। दो ही हैड अ माइनर रोल इन द स्टूडियो, इस स्टूडियो में बहुत छोटा सा रोल होता है उनका। ही पोजेस द डीप लिटरेरी इंटरेस्ट, कि उनको, लेकिन उन चीजों से उनको समझ जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डीप मिलती है। लेटर बिकेम अ सक्सेसफुल राइटर, एक सक्सेसफुल राइटर बनते हैं वो। हिज नरेशन रिफ्लेक्ट सिंप्लिसिटी, उनकी जो नरेशन है ना वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, सिंप्लिसिटी रिफ्लेक्ट करती है, शार्प इनसाइट्स रिफ्लेक्ट करती है, कि जो कहते हैं ना नजरिया, दूरदर्शिता जो होती है वो बहुत ज्यादा शार्प है इनकी। एंड द सटल सेंस ऑफ ह्यूमर थ्रू हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही एक्सपोजेस द सोशल एंड कल्चरल एटमॉस्फेयर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, कि फिल्म इंडस्ट्री का जो कल्चरल और सोशल एटमॉस्फेयर है वो कैसा होता है, ये उन्होंने क्या किया है उस समय डिस्क्राइब किया है। अगला जो कैरेक्टर है कोटमंगलम सुब्बू, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है ये। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोटमंगलम सुब्बू, सुब्बू के नाम से जाना जाता है इस पर्टिकुलर स्टोरी में, वाज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी एट जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियोज में मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, एक एक्टर है, राइटर है, क्रिएटिव थिंकर है, यार अ ग्रेट इमेजिनेशन एंड स्टोरी टेलिंग एबिलिटी, उसकी जो स्टोरी टेलिंग एबिलिटी है ना वो बहुत शानदार है। सुबह could write स्क्रिप्ट लिख सकता था, contribute ideas that help the studio succeed, आगे बढ़ने में, स्टूडियो को आगे ले जाने में उसके जो आइडियाज थे ना वो कंट्रीब्यूट करते थे। ऑल्दो ही वाज नॉट हाईली एजुकेटेड नहीं था, ही possessed natural intelligence and creativity. His dedication and versatility made him one of the most important members of Gemini Studios. Gemini Studios का एक बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सदस्य है ना वो बनाता है इस पर्टिकुलर कोटामंगलम सुब्बू को। नेक्स्ट इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ लीगल एडवाइजर। लीगल एडवाइजर किसका? जेमिनी स्टूडियो का। बहुत ज्यादा सीरियस था, स्ट्रिक्ट पर्सन था। He was often seen with files and papers and always seen busy with legal matters. लीगल मैटर्स में वो हमेशा क्या रहता, वो बिजी रहता। दूसरों की तरह नहीं, स्टूडियो में he rarely smiled or participated in casual conversation. His serious nature created a sense of distance between him and other employees. उसका जो सीरियस नेचर है ना कैसे दिखाता है कि एक माहौल में, एक एनवायरनमेंट में रहना, कि अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में और आपके बीच में क्या होंगी, काफी सारी दूरियां, तो ये दर्शाता है। अब स्टीफन स्पेंडर, इसका भी कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। स्टीफन स्पेंडर वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट हु विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज। क्या किया था? जेमिनी स्टूडियो वो विजिट करता है, इंग्लिश पोएट है। हालांकि द स्टूडियो स्टाफ, लेकिन स्टूडियो स्टाफ जो थे ना वो नहीं पहचान पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते उनकी इंपॉर्टेंस को, बिकॉज दे वर नॉट फेमिलियर विद इंग्लिश लिटरेचर की। उस समय इंग्लिश लिटरेचर से वो क्या थे, ज्यादा फेमिलियर नहीं थे। His visit highlighted the lack of literary awareness, कि उनका जो विजिट है ये हाईलाइट करता है कि कैसे लिटरेरी अवेयरनेस की जो लैकनेस है ना वो है अमंग द स्टूडियो वर्कर्स। जो स्टूडियो में रह रहे लोगों, जो वर्कर्स हैं उनमें इंग्लिश लिटरेचर के प्रति उतनी ज्यादा क्या है,
संवेदनशीलता नहीं है या वो नहीं जानते हैं उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। डिस्पाइट बीइंग अ रिस्पेक्टेड पोइट होने के बावजूद भी ही वॉज ट्रीटेड लाइक एन ऑर्डिनरी गेस्ट, उसको एक ऑर्डिनरी गेस्ट के रूप में लिया गया था। तो ये थे सारे के सारे जो कैरेक्टर स्केच, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम सारे के सारे इसके थीम्स देखते हैं। सबसे पहला थीम है थीम ऑफ आर्टिफिशियल वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। सिनेमा की जो चमकती दुनिया है ना, उसके पीछे का जो काला सच है वो दिखाता है ये चैप्टर। Chapter shows the glamorous but artificial environment of film studios. People in the studio often pretend, वो pretend करते हैं, मतलब दिखाते हैं, दिखावा करते हैं कि something they are not, वो दिखाने की जो वो है नहीं। The narrator describe करते हैं कि how the makeup department की जो makeup department है film production create illusions create करते हैं to make actors look perfect on screen, ताकि वो screen पर actors को क्या कर सके, perfect दिखा सके। Theme of hierarchy and power कि Gemini Studios had a clear hierarchy where the boss had a great authority and employees tried to please him, और employees जो है वो boss को क्या कर रहे हैं, please करने की कोशिश कर रहे हैं, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। Characters like Kochamangalam Subbu gained importance gain करता है because they were close to the boss, क्योंकि वो boss के बहुत ज्यादा क्या है, close है, whilst others had little influence। नेक्स्ट कैरेक्टर है थीम ऑफ जेलसी एंड ह्यूमन नेचर की जेलसी और ह्यूमन नेचर को इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया। द चैप्टर रिवील्स हाउ जेलसी कि कैसे जेलसी जो है ना वो एग्जिस्ट करती है वर्क प्लेस पर, कि कोई हमारा को वर्कर है और वो हमसे आगे निकल जाता है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जेलसी होती है। सम एम्प्लॉइज वर जेलस ऑफ सुब्बू, सुब्बू से बहुत सारे एम्प्लॉइज जो थे वो क्या थे, जेलस थे, बिकॉज ही वाज एडमायर्ड बाय द बॉस, क्योंकि बॉस सुब्बू को बहुत ज्यादा एडमायर करता था, हैड गुड रेपुटेशन, उसकी अच्छी रेपुटेशन थी। ये शो करता है कि कॉमन ह्यूमन इमोशंस लाइक एनवी एंड कंपटीशन, कि ये जो एनवी, ईर्ष्या की जो भावना है ना, ये हमारे अंदर कॉमन होती है, ह्यूमन इमोशन है। थीम ऑफ लैक ऑफ लिटरेरी अवेयरनेस की कमी दिखाई गई है इसमें। जब फेमस पोएट, इंग्लिश पोएट स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो विजिट करता है, मोस्ट पीपल इन द स्टूडियो डिडंट अंडरस्टैंड हिज इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते कि भाई क्यों आया है यहाँ पर, कौन है ये इंसिडेंट शो करता है कि गैप बिटवीन द फिल्म वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, कि लिटरेचर की दुनिया और फिल्म की दुनिया दोनों ही क्या है, काफी अलग है, ये दिखाता है। नेक्स्ट है थीम ऑफ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस दिखाता है ये पर्टिकुलर चैप्टर, कि intellectual discussions with practical and commercial nature of the film industry. Many people in the study were more interested in cinema than in serious literature. कि बहुत से लोग उस पर्टिकुलर सिनेमा में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन लिटरेचर में या पोएट्री में कम थे। बहुतों को पोएट्री करनी थी, लेकिन फिर भी वो किसी दूसरे डायरेक्शन में थे, अलग जॉब रोल में थे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डिफरेंसेस जो है ये स्टोरी दिखाता है। थीम ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी, द नैरेटर यूजेस ह्यूमर दिखाते हैं और आयरनी को डिस्क्राइब किया गया है, स्ट्रेंज एंड समटाइम्स एब्सर्ड सिचुएशंस, बहुत बेतुके सिचुएशंस में भी। इन द स्टूडियो हिज विटी ऑब्जर्वेशंस मेक द स्टोरी एंटरटेनिंग, कि वो जिस तरह से जो अशोक मित्रा है वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं स्टोरी को, ऑब्जर्व करते हैं सिचुएशंस को और उसको जो पोर्ट्रे करते हैं अपनी राइटिंग्स में, while also revealing deeper truth, और सच्चाई को भी क्या करते हैं वो रिवील करते हैं अबाउट सोसाइटी, सोसाइटी समाज की जो सच्चाई है, फिल्म इंडस्ट्री की जो सच्चाई है उसको क्या करते हैं वो रिवील करते हैं। तो ये दिखाता है स्टोरी कि कैसे जो चीज दिखती है ना, जो चीज हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही जो हमें दिखाया जाता है ऑन स्क्रीन वो हर बार सच नहीं होता है। तो चलिए अब इस पूरे स्टोरी को समझते हैं इंसिडेंटल बेस पे, छोटे छोटे इंसिडेंट्स बेस में हम इस स्टोरी को समझेंगे ताकि हम इसको और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से समझ पाए और अपनी आंसर राइटिंग को और ज्यादा एक्यूरेट कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के जो राइटर है वो अशोक मित्रा, और ये स्टोरी उनकी ऑटोबायोग्राफी माई ईयर्स विद बॉस से लिया गया और ये सच्ची कहानी है। इस कहानी का जो पूरा बैकग्राउंड है वो जेमिनी स्टूडियोज में, यानी पूरा का पूरा स्टोरी जो वो जेमिनी स्टूडियोज में ही है। ये चेन्नई का, बल्कि ऐसा कह लो कि भारत का उस समय सबसे बड़ा और सबसे फेमस फिल्म स्टूडियो था। जेमिनी स्टूडियोज का जो मालिक था वो एस वासन। कैरेक्टर्स को बड़े ही ध्यान से आप समझिएगा। एस वासन वो बहुत बड़ा आदमी था, उनका स्टूडियो था एक छोटे से शहर की तरह, हजारों लोग वहां काम करते थे, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, डांसर्स, पेंटर्स, मेकअप आर्टिस्ट, सब के सब। और इस स्टूडियो में एक चीज बहुत मशहूर थी,
पैनकेक। ये पैनकेक जो आप खाते हो ना, वो वाला पैनकेक नहीं है, बल्कि एक मेकअप का ब्रांड था। आज नहीं है, बट उस समय था। एक खास तरह का मेकअप जो एक्टर्स के चेहरे पर लगाया जाता था कैमरे के सामने जाने से पहले। जेमिनी स्टूडियोज में इतना ज्यादा पैनकेक यानी मेकअप यूज होता था कि वो एक फैक्ट्री जैसा था। ये पैनकेक, ये मेकअप, यही इस चैप्टर का सेंट्रल सिंबल है। चमकीला बाहर से, खाली अंदर से। शुरू होती है कहानी, जो शुरुआत होती है वो ऑफिस बॉय से। ऑफिस बॉय वो आदमी जो सुब्बू को नफरत करता था। कहानी में सबसे पहले जो आता है वो है एक ऑफिस बॉय। वो था जेमिनी स्टूडियोज का सबसे छोटा कर्मचारी। उसका काम था एक्ट्रेस के चेहरे पर वो पैनकेक का जो मेकअप है वो लगाता था। दिन भर, घंटों, एक के बाद एक चेहरे पर मेकअप लगाता, यही काम था। वो काम जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उस ऑफिस बॉय को लगता था कि वो एक बहुत बड़ा कवि है, एक महान पोइट है, उसने कई कविताएं लिखी थी। उसे लगता था कि उसका जो डेस्टिनी था ना, वो एक ग्रेट राइटर बनना। लेकिन वो फंसा था एक मेकअप आर्टिस्ट की जॉब में। दिन भर चेहरों पर पैनकेक मेकअप लगाता रहता, और इस फ्रस्ट्रेशन में उसने एक इंसान को अपनी सारी नफरत का जो जिम्मा ठहराया ना, वो था सुब्बू। अब ऑफिस बॉय की सोच आती है कि वो सोचता था मेरी जिंदगी बर्बाद होने की वजह जो है ना, वो सुब्बू है। अगर सुब्बू ना होता तो बॉस मुझे देखता, मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलता, लेकिन सुब्बू ने सब कुछ छीन लिया। अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो सारा का सारा जो ब्लेम है ना, वो किस पर करता है? सुब्बू पर करता है। तो आखिरकार ये सुब्बू था कौन? सुब्बू का पूरा नाम जो है वो कोटमंगलम सुब्बू है। वो जेमिनी स्टूडियोज का नंबर 2 का आदमी था। नंबर 2 आदमी मतलब ये क्या है? नंबर 2 आदमी, तो नंबर 2 आदमी का मतलब है जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। सुब्बू ब्राह्मण था। उसने उसमें एक खास एबिलिटी थी, हर मुश्किल सिचुएशंस को अपने फायदे में बदल लेना। सुब्बू हमेशा खुश रहता था हर सिचुएशन में, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। वो फिल्म्स के लिए ही बना था। सुब्बू एक बहुत अच्छा एक्टर था, लेकिन वो कभी हीरो नहीं बन पाया। वो हमेशा सपोर्टिंग रोल्स करता था। एक बूढ़े आदमी का, एक विलन का, कोई भी रोल वो इतनी खूबसूरती से करता था कि हीरो भी उसके सामने फीका लगता था। सुब्बू एक बहुत अच्छा पोएट और राइटर भी था। जब डायरेक्टर किसी सीन में फंस जाता तो सुब्बू, मतलब जब उसे समझ में नहीं आता तो सुब्बू वहां तुरंत आगे आता और कहता है ऐसे करो वैसे करो, और वो आइडिया इतना अच्छा होता कि सब हैरान हो जाते। सुब्बू एसएस वासन के बहुत करीब था। तो ये 4 पॉइंट्स आप कर सकते हो सुब्बू के बारे में। बहुत खास, बहुत करीब। सुब्बू बॉस के बहुत, मतलब हमेशा उसके साथ ही रहता था, उनकी हर जरूरत पूरी करता था, उन्हें खुश रखता था। बॉस के लिए सुब्बू जो था ना, वो सबसे जरूरी इंसान था। सुब्बू को टाइटल दिया जा सकता था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे लॉयल इंसान। ऑफिस बॉय जो था वो एक फ्रस्ट्रेटेड कड़वा इंसान, और सुब्बू जो था वो एक चीयरफुल, टैलेंटेड, सक्सेसफुल इंसान। इसलिए ऑफिस बॉय को सुब्बू से नफरत थी, क्योंकि सुब्बू वो सब था जो ऑफिस बॉय बनना चाहता था, लेकिन बन नहीं पाया। सुब्बू के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात जो है वो आती है, सुब्बू के बहुत सारे रिलेटिव्स थे, और सुब्बू की वजह से ही जेमिनी स्टूडियोज में घूमते रहते थे। सुब्बू इन सब रिलेटिव्स को खाना खिलाता था, उनकी मदद करता था, उन्हें काम दिलाने की कोशिश करता था, और यही उसकी जनरोसिटी, दयालुतापन थी। सुब्बू की वजह से ही एक एक्ट्रेस की जिंदगी भी बर्बाद हुई थी, अनइंटेंशनली। वो एक्ट्रेस थी जेमिनी स्टूडियोज में, वो बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन उसे ट्रैजिक रोल्स मिलते थे, रोने धोने वाले रोल्स मिलते थे हमेशा। और जब उस एक्ट्रेस को कोई कॉमेडिक रोल करने की कोशिश की उसने, तो सुब्बू ने उसे आउट परफॉर्म कर दिया, और उस आउट परफॉर्म की वजह से उसको कभी जिंदगी में कोई रोल नहीं मिला, जिसकी वजह से उसका जो पूरा करियर था वो खत्म हो गया। अनइंटेंशनली सुब्बू ने उसकी जिंदगी खराब कर दी। कहते हैं ना कि किसी एक इंसान की सक्सेस जो है ना, कभी कभी दूसरे इंसान का फेलियर जो है ना वो बन जाता है, चाहे उसमें उसकी गलती हो या ना हो। तो ऐसा ही हुआ उस एक्ट्रेस के साथ। अब इसमें एक और कैरेक्टर आता है, और वो है जेमिनी स्टूडियोज का लीगल एडवाइजर। वो आता है, अब उसका काम था स्टूडियो के लीगल मामले देखना। उसका असली इंटरेस्ट था कविता लिखना। वो लीगल एडवाइजर हर किसी को अपनी कविताएं सुनाता था, चाहे कोई सुनना चाहे या ना चाहे। उस लीगल एडवाइजर ने एक बहुत लंबी कविता लिखी थी रामायणा पर, तमिल में, और वो उस कविता को हर किसी इंसान को सुनाता था घंटों। वो लिखता था कि लीगल एडवाइजर की कविता सुनना मानो कि एक तरह की सजा थी, लेकिन कोई मना नहीं कर सकता था क्योंकि वो स्टूडियो का लीगल एडवाइजर था। एक ऑफिस बॉय जो पोएट बनना चाहता था लेकिन मेकअप लगाता था, लीगल एडवाइजर जो पोएट बनना चाहता था लेकिन लीगल काम करता था।
दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, दोनों को लगता था वो जो है वो नहीं है, यानी जो उन्हें बनना चाहिए था ना वो नहीं है। और यही इस पर्टिकुलर स्टोरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। अब आता है कि जो जेमिनी स्टूडियोज और कम्युनिज्म का जो एक किस्सा है ना वो भी बहुत पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर चैप्टर में दिखाया गया है। ये 1940 और 50s की बात थी, जब पूरी दुनिया उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। अमेरिका को डर था कि कम्युनिज्म का, और ये डर इंडिया में भी था। जेमिनी स्टूडियोज में एक स्टोरी डिपार्टमेंट था, वो काम करते थे राइटर्स। उनका काम था फिल्म के लिए स्टोरीज लिखना, लेकिन उस स्टोरी डिपार्टमेंट में जो राइटर्स थे ना वो सब बहुत एजुकेटेड थे, बहुत टैलेंटेड थे। लेकिन उन्होंने बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाई की थी, लेकिन जेमिनी स्टूडियोज की फिल्म्स में उन्होंने कभी भी एक भी ओरिजिनल स्टोरी यूज नहीं की, कभी नहीं। उनका काम था बस बैठे रहो, और जब बॉस कोई पुरानी स्टोरी को नया रूप देना चाहे तो हेल्प करो उनकी। ये देखकर बहुत दुख होता था कि इतने टैलेंटेड लोग जो है ना बस यूं ही बैठे थे, उनकी क्रिएटिविटी का भी यूज ही नहीं। उस जमाने में जेमिनी स्टूडियोज में एक अजीब बात होती थी, जब कोई भी बाहरी व्यक्ति स्टूडियोज में आता तो सब वर्कर्स को उसके सामने बैठाया जाता था और उस व्यक्ति की बात सुनाई जाती थी, चाहे बात समझ में आए या ना आए। एक बार एक इंग्लिश विजिटर आया, जो इंग्लिश में उसने घंटों बातें की और सब वर्कर्स बैठे रहे, सुनते रहे, लेकिन इंग्लिश किसी को समझ में ही नहीं आई। तो बहुत फनी सिचुएशन था, एक आदमी बोल रहा था, सब सुने जा रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जेमिनी स्टूडियोज में एक बार बहुत बड़ी जो ग्रुप है वो आई, और उस ग्रुप का नाम था मोरल रीआर्ममेंट आर्मी। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, इसे बनाया था फ्रैंक बुकमैन ने। ये ऑर्गेनाइजेशन कहता था दुनिया में पीस लाने के लिए पहले हर इंसान के अंदर मोरल वैल्यूज होनी चाहिए। इस ग्रुप में थे लगभग 200 से ज्यादा लोग, वो सब आए थे अलग अलग देशों से, जेमिनी स्टूडियोज में भी आए। उन्होंने वहां 2 प्लेस परफॉर्म किए। एक प्ले का नाम था जोथम वैली, और दूसरे का नाम था द फॉरगॉटन फैक्टर। इस पर्टिकुलर चीज को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ले। ये प्लेस जेमिनी स्टूडियोज के लोगों की समझ से बाहर थे, क्योंकि वो पूरे इंग्लिश में थे और स्टूडियोज के ज्यादातर वर्कर्स तमिल बोलते थे, तो इसलिए उनको समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर भी उनको बैठकर देखना था क्योंकि वो वहां का रूल था। ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा आयरॉनिक है। ये ग्रुप आई थी दुनिया को मोरल वैल्यूज सिखाने, और वो लोग जिन्हें सिखाया जा रहा था उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जेमिनी स्टूडियोज के मालिक एस एस वासन जो है, उनको कम्युनिज्म से बहुत ज्यादा डर था। वो सोचते थे कम्युनिस्ट लोग उनके वर्कर्स को भड़का देंगे, स्ट्राइक करवाएंगे, स्टूडियो बंद करवा देंगे। इसलिए जब मोरल रियामेंट आर्मी आई, तो जो कि एंटी कम्युनिस्ट थी, तो एस एस वासन ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने सोचा कि यह ग्रुप मेरे वर्कर्स को कम्युनिज्म से दूर रखेगी। यह बहुत आयरॉनिक था कि एक तरफ मोरल रियामेंट आई थी, आर्मी आई थी दुनिया को मोरल बनाने, दूसरी तरफ इनवाइट करने का असली कारण उनका क्या था? पॉलिटिकल, वर्कर्स को कम्युनिस्ट होने से रोकना। अब ऐसा ही एक दिन एक इंग्लिश पोएट आता है जेमिनी स्टूडियो में, स्टीफन स्पेंडर, जो कि बहुत फेमस है। लेकिन अशोक मित्रा कहते हैं कि भाई उसका नाम जो है ना वो मुझे आज तक याद ही नहीं हुआ, कि वो आया और एक इफेक्टिव स्पीच दी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस पोइट का नाम तो पता भी नहीं है, और मुझे तो अशोक मित्रा कहते हैं कि मुझे खुद याद करने में बहुत समय अरसा बीत गया, बहुत सालों बाद जब उन्होंने एक इंग्लिश मैगजीन देखी, दी एनकाउंटर। तो उस मैगजीन में उनका एक आर्टिकल था कि मैं भारत में एक स्टूडियो में गया था, तब उनका नाम उन्हें याद आया, स्टीफन स्पेंडर जो उस पर लिखा था। तो उन्होंने उसे रिलेट किया कि हाँ भाई उस बंदे का नाम क्या है, स्टीफन स्पेंडर। जो आज तक वो सोच रहे कि उस पोइट का नाम क्या था, उसका नाम स्टीफन स्पेंडर था। वो वही एक फेमस पोएट था जो उस समय मतलब जेमिनी स्टूडियोज में आया हुआ था। जानकर उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई कि लगभग एक मिस्ट्री सुलझ गई। जेमिनी स्टूडियोज में अब वो अपनी बात बताते हैं, जब अशोक मित्रा काम करते थे वो एक बहुत छोटे से काम पर थे। मेरा काम था न्यूज़पेपर कटिंग्स कलेक्ट करना और उन्हें बॉस के सामने रखना, बस। वो लिखते हैं, वो बताते हैं कि मेरी सैलरी बहुत ज्यादा कम थी, मेरा काम बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन मुझे एक चीज मिली जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी, और वो था ऑब्जर्वेशन। मैंने वहां जो देखा, जो लोगों को देखा, उनकी फ्रस्ट्रेशंस को देखा, उनके सपनों को देखा, उनकी असफलताओं को देखा, और वो सब मैंने लिख दिया।
यही पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो आगे बताते हैं। यही पूरा चैप्टर जो है पोइट्स एंड पैनकेक्स है, जो कि लिया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी से। उसके बाद लिखते हैं कि जेमिनी स्टूडियोज एक अपने आप में एक दुनिया थी। उस दुनिया में हर तरह के लोग थे, हर तरह की फ्रस्ट्रेशन थी, हर तरह के सपने थे, और वो सारे सपने उस पैनकेक मेकअप की तरह थी, बाहर से चमकते थे और अंदर से खोखले थे। दोस्तों, इस चैप्टर का जो टाइटल है पोइट्स एंड पैनकेक्स, वो आखिरकार क्या है, क्यों दिया गया है, और ये कैसे रेलेवेंट है इस पर्टिकुलर स्टोरी से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि वो लोग जो कुछ बनना चाहते थे, जो कुछ पोइट बनना चाहते थे, या फिर वो ऑफिस बॉय, लीगल एडवाइजर जो पोइट बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, स्टोरी डिपार्टमेंट के राइटर्स जो ओरिजिनल स्टोरीज लिखना चाहते थे, सब के सब अपने दिल में एक पोइट थे लेकिन बाहर से कुछ और थे। पैनकेक्स मतलब वो मेकअप जो चेहरे पर लगाया जाता था, वो असली चेहरे को छुपाता था, जो दिखाता था कुछ और, जो था कुछ और। उस पूरे स्टूडियो में हर एक इंसान के ऊपर एक पैनकेक चढ़ा हुआ था, और वो असली नहीं था, वो था जो दुनिया देखना चाहती थी। उनका असली रूप, उनके सपने, उनकी फ्रस्ट्रेशंस, वो सब उस मेकअप के नीचे दबा हुआ था। तो पोइट्स एंड पैनकेक्स पढ़ने के बाद एक सवाल आप खुद से जरूर पूछना कि क्या हमारे ऊपर भी कोई पैनकेक है, क्या कोई मास्क है जो हमें हमारे असली सपनों को छुपाता है हमारे। ऑफिस बॉय की तरह दूसरों को ब्लेम करने से वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। उस पैनकेक को उतारो और अपनी अपने असली रूप में आओ, और जो बनना चाहते हो उसके लिए काम करो। क्योंकि सुब्बू इसलिए सक्सेसफुल था क्योंकि उसने हर सिचुएशन में अपना बेस्ट दिया बिना किसी को ब्लेम किए, और यही है उसकी असली जीत। तो आई होप ये वीडियो स्टोरी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो, और आपने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को अच्छे से सीख लिया हो, कवर किया हो, ताकि अब आप इसका जो आंसर राइटिंग है ना वो इफेक्टिवली कर पाएंगे और अपने बोर्ड्स में जबरदस्त तरीके से आंसर राइटिंग इस चैप्टर के बिहाफ पे आप कर पाएंगे। तो आई होप ये स्टोरी आपको बेहद बेहतरीन लगी हो, एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।